हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। पर डे साइंस की सीरीज में ये आज हमारी पहली वीडियो है। तो आपको मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगी। तो जो पहला एक क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है कार्य का मात्रक। ऐसे ही प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष की इकाई है आपकी दूरी। जड़त्व की माप, अगर जड़त्व की माप की बात करें तो जड़त्व की माप क्या होती है? जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक भी दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेक मात्रक है। ल्यूमेक किसका मात्रक है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो ल्यूमेक मात्रक होता है ज्योतिफ्लस्क का। फिर आपका क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है आपकी क्यूरी। और उसके बाद आ जाती है आपकी क्यूरी किसकी है? रेडियो धर्मित एक्टिविता की इकाई है क्यूरी। दाब का मात्रक, दाब के मात्रक की बात करें तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है दाब का मात्रक। कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला किसका मात्रक है? ये जो कैंडिला लिखा है ये किसका मात्रक है? आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है क्या? कैंडिला। जूल किसकी इकाई है? जूल इकाई है ऊर्जा की इकाई को हम जूल कहते हैं। फिर है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी वो कब लागू हुई? 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। कब? 1971 में। फिर आपका खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को जो मापने की इकाई है वो क्या है? कैलोरी है। विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत मात्रा की इकाई हमको पता है क्या होती है? एम्पेयर, यानी कि इसको हम एम्पेयर से नापते हैं विद्युत मात्रा की इकाई को। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? आपकी डायोप्टर। डायोप्टर से आप लेंस की शक्ति को नापते हो। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो डेसिबल होता है वो जो वातावरण में ध्वनि होती है, ध्वनि को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। एम्पियर क्या नापने के लिए इकाई है? तो अभी आया था। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत मात्रा। विद्युत मात्रा यानी कि करंट नापने की इकाई क्या होती है? हमारी एम्पियर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पर मीटर स्क्वायर हो जाता है किसका मात्रक? यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो जो खगोलीय इकाई होती है, खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। फिर है निम्नलिखित में से कौन विक्टर मात्रक है? तो इनमें से विक्टर मात्रक कौन है? विक्टर मात्रक क्या होता है? हमारा बल हमारा विक्टर मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सदिश राशि है या नहीं है पूछता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सदिश राशि नहीं है। तो संवेग भी सदिश राशि है। वेग जितने ज्यादातर ना ध्यान दीजिएगा, जो वेग वाले होते हैं ना ये सारी की सारी सदिश राशियां होती है। तो द्रव्यमान हमारा क्या है? सदिश राशि नहीं है। अदिश राशि की बात करता है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो मैंने अभी आपको बताया वेग वगैरह क्या होता है, संवेग वेग हो गया, बल हो गया, ज्यादातर ब इस टाइप के जो आते हैं सदिश ही माने जाते हैं। तो अदिश राशि क्या हो जाएगी? ऊर्जा क्या हो जाएगी? हमारी अदिश राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो जो सदिश राशि है क्या हो जाएगी? संवेग। अभी बताया था मैंने आपको वेग, संवेग क्या हो जाएगा? आपके सदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशि नहीं है की बात करेगा तो आयतन क्या हो जाएगा? सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया कि सदिश राशि है तो कौन सी सदिश राशि है? वेग हमारी सदिश राशि है। त्वरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर होता है ए बराबर होता है यू माइनस वी अपॉन टी। यू किसे कहते हैं? प्रारंभिक वेग को, और वी कहते हैं अंतिम वेग को। समय टी, समय क्या होता है आपका? टी हो जाता है, और ए क्या हो जाता है? हमारा त्वरण हो जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए बराबर यू माइनस वी अपॉन टी। उसके बाद आ जाता है आपका पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त किया जाता है? द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। अगला है वीमा MLT माइनस 2। किसकी वीमा है ये MLT? ये आपकी बल की वीमा है आपकी MLT माइनस 2। किसकी वीमा है? बल की वीमा हो जाएगी MLT माइनस 2। उसके बाद अगला है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? मतलब एक लड़की झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? जैसे ही खड़े हो जाएगा आदमी तो जो आवर्तकाल हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला यहाँ पे ध्रुवण नहीं होगा, घूर्णन होगा।
तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेज का कोणीय वेग अचानक से अगर कोई और बैठ जाए तो वो कम हो जाता है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या भार दोगुना हो जाएगा। अगर किसी हम गतिशील वस्तु के वेग को दुगुना कर दी जाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? 4 गुना, क्योंकि वेग बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, लेकिन जो भार होता है वो क्या रहता है? परिवर्तित होते रहता है। किसी भी स्थिति पर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य किया, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो ये क्या होता है? इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु में हम तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगा जाए, उसकी स्थिति वैसी ही बनी रहती है। इस नियम को हम न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, विषयक का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण। त्वरण जो होता है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर जो उत्पन्न त्वरण होगा वो बल के क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? इस बल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम क्या है न्यूटन की गति का तीसरा नियम? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम को। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है वो एक ही वस्तु पर नहीं लगता, दो अलग अलग वस्तुओं पर लगाता है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, जितनी तेजी से बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतनी ही तेजी से बल लगाती है। इस नियम को क्या कहते हैं हम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का तृतीय नियम भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि है, अच्छा ये रिपीट हो गया लेकिन फिर भी बता देती हूँ। तो संवेग हमारी क्या होती है? सदिश राशि है। सदिश राशि नहीं है तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? आयतन हमारी सदिश राशि नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन जो है सदिश राशि है ये रिपीट हो गए हैं। त्वरण याद करने का सूत्र A बराबर v माइनस u माइनस v अपॉन टी। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं हमारे, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक का हो गए थे फिर वो रिपीट हो गए हैं थोड़े। जल में तैरना किस नियम के कारण होता है? तो जो जल में तैरना होता है वो किसके नियम के कारण होता है? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव होता है। वैसे प्लवन के नियम में भी होता है, लेकिन अगर इस चैप्टर में न्यूटन पूछा है तो हम क्या करेंगे? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। और वैसे अगर सिंपल अगर किस नियम के कारण पूछेगा तो कहेंगे हम प्लवन के नियम के अनुसार। ठीक है। अगला है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे जाता है? तो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है वो किस बल के कारण जाता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर एक आरोपित बल जो लगता है उसके कारण वो आगे को बढ़ता है। नेक्स्ट है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम करता है, जब भी कोई क्योंकि आगे की तरफ क्या करती है वो गिरते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि जितनी तेजी से ये ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से पीछे को आता है। तो न्यूटन की तृतीय नियम के अनुसार ये काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण? तो अश्वारोही जो गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व होता है। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो ये बॉल क्योंकि इसलिए पकड़ता है क्योंकि जो बॉल होती है बॉल विरामावस्था की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वो हाथों को पीछे को खींचता है। बल गुणनफल होता है। बल किसका गुणनफल होता है? जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में ही कमी हो जाती है। तो जब वो चंद्रमा में आता है तो भार तो घट जाता है लेकिन उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला है यदि हम भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बने रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश पर घटता है तो जी का मान वही बना रहता है। अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो क्वेश्चन था शरीर का वजन, तो शरीर का वजन जो होता है वो कहाँ पे रहेगा? मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया आपको? ध्रुवों पर क्या होता है? बढ़ता है जी का मान, तो जो शरीर का वजन है वो भी कहाँ बढ़ेगा? ध्रुवों पर ही अधिकतम होगा। अगला है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर
अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल से क्या होता है, अंत्यलप होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए और ज्यादा ऊंची ऊंची छलांग लगा सकता है। अगला है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने में किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर हम 1 मीटर की ऊंचाई पर रखें तो कोई काम नहीं किया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 जूल आ जाएगा। अगला है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। तो जब उसने उसको विस्थापित ही नहीं किया तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने कोई भी काम नहीं किया। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? इसका कारण यह है कि इसके नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए वो नहीं गिरती। अगला है जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड होने के कारण पानी की पाइप फट जाते हैं। पानी के पाइप इसलिए फटते हैं कि जमने के बाद जो होता है वो पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए जो पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। इसलिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें अगर पानी वगैरह जो होता है वो थोड़ा जब धूप आती है तब पाइपों में आसानी से प्रवाहित होता है। अगला है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो जब तापमान 9 से 4 हो जाएगा या 9 तो आयतन क्या होगा, आयतन पहले तो घटेगा लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मैंने 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपको 50 क्वेश्चन आज के बता दिए हैं। तो कल हमारी वीडियो में 50 क्वेश्चन और होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साइंस की सीरीज चल रही है। थैंक यू।